बालकृष्ण बसवाराजू, जयराम उर्फ चलपति, रेणुका, मधु उर्फ जंग, नीति उर्फ निर्मला, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक वक्त नक्सल संगठन की कमान थाम रखी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में नक्सल विरोधी अभियान में इन सब को हमारे जवानों ने इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और ये कोई आम नक्सली नहीं थे, कोई सेंट्रल कमेटी मेंबर था, कोई पोलिट ब्यूरो चीफ था, कोई सेंट्रल रीजनल ब्यूरो संभाल रहा था और इन पर करोड़ों रुपए के इनाम भी घोषित थे। सिर्फ साल 2025 के अंदर ही हमारे जवानों ने 14 बड़े हार्डकोर नक्सली के साथ 220 नक्सलियों का सफाया कर दिया। छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के इलाकों में भी नक्सल संगठन की कमर तोड़ दी गई। मैसिव ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया गया, जो हथियारबंद और विचारधारा के नक्सलवाद पर सबसे बड़ा झटका था और लगातार नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन जारी है। इसीलिए अब भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा कही गई ये बात सच होती नजर आ रही है। एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, कोन्नापल्ली सीतारामैया जैसे कम्युनिस्ट्स ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कम्युनिज्म को इंडिया में नक्सलवाद के रूप में बसाया और फैलाया। इसका सबूत ये है कि बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में जन्मा नक्सलवाद बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनते ही अपने आप ही खत्म हो गया। जहां भी वनवासियों या किसानों का सरकार या पुलिस से मतभेद होता, कम्युनिस्ट जाकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते और प्रोटेस्टर्स को वायलेंस के लिए इंस्टिगेट करते। ऐसे ही इंडिया के घने जंगलों में, गाँव में नक्सलवाद इस्टेब्लिश किया गया। एक टाइम ऐसा भी आया जब चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने चीन को ही अपना राजा, अपना आइडियल मान लिया। नारे लगाए गए, चाइना's path is our path, चाइना's chairman is our chairman। लिट्टे और उल्फा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग ली गई, एंटी इंडियन फोर्सेस से आर्म्स, अम्यूनिशंस और पिछले कुछ सालों तक फंडिंग लेते रहे। ये समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर और बाहर जितने भी एंटी इंडियंस थे, वो सब नक्सलवाद को किसी न किसी रूप में सपोर्ट भेज रहे थे। नक्सली लूट, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, निर्मम हत्याएं, सिस्टमैटिक अटैक ऑन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, ये सब कुछ करते हैं। तो जो भी गांव वाले या वनवासी इनकी बात नहीं मानते, उनकी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी जाती। द रेड कॉरिडोर। 1967 से अब तक नक्सलवाद महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल में फैल गया। एक काल्पनिक रेड कॉरिडोर बना लिया गया, पशुपति से तिरुपति के नारे के साथ। अपनी सरकार बनाई गई पैरेलल टू द इंडियन गवर्नमेंट। अपना झंडा, अपनी मिलिट्री जिसमें कमांडर, ऑफिसर्स एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते थे और इनकी बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग भी होती थी। सालों तक 12 करोड़ लोग इस आतंकवाद के साये में जी रहे थे। गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को एंटी रिलीजन कहने वाला कम्युनिस्ट्स ने इस रेड कॉरिडोर में धर्मांतरण कराया, ईसाई धर्म में। नक्सलिज्म वेंट हैंड इन हैंड विद कन्वर्जन। रेड टेरर वेंट हैंड इन हैंड विद कन्वर्जन। अपने 70 साल के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने इस नक्सली कैंसर को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। नक्सलवाद फैलता रहा, हथियार आते रहे, फंडिंग आती रही। कम्युनिस्ट पार्टियों को केरल और बंगाल जैसे राज्यों में और आतंकी नक्सलियों को देश के घने जंगलों में फैलने दिया। क्या ये कांग्रेस पार्टी की नाकामी थी? जो ये प्रूव करता है कि एक्चुअली इवन कम्युनिज्म भी इस पूरे फसाद की असली जड़ नहीं है। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया फोर्सेस इसे फंड कर रही थी। तो मेनली कन्वर्जन हुआ क्रिश्चियनिटी में इस पूरे नक्सल बेल्ट का। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अप्रैल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के बीच स्थित क्षेत्रों में नक्सली विद्रोहियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बहुत ही घातक सैन्य अभियान किया। हजारों की तादाद में बहुत ही विकट करेगुट्टालू की ऊंची पहाड़ियों में नक्सली अपना गढ़ बनाकर बैठे थे। हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। 2 साल का राशन साथ में रखा हुआ था। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस गढ़ पर धावा बोल दिया। 21 दिन तक चलने वाले इस नक्सल विरोधी अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट के महासचिव सहित 27 उच्च पद के नक्सलियों को मार गिराया गया। एक नक्सली आधार शिविर को नष्ट कर दिया गया। कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई।
ये ऑपरेशन इतना घातक था कि इसके कारण बहुत सारे छुपे हुए नक्सल समर्थक बाहर आ गए और ऑपरेशन रोकने की गुहार लगाने लगे। नक्सलवाद खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यवाही: छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक के सरेंडर पैकेजेस दिए गए। एनआईए, ईडी, स्टेट गवर्नमेंट ने नक्सल लीडर्स के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सीज करी। हजारों एनजीओज जो एक्चुअली नक्सलवाद को फंडिंग दे रहे थे, उन्हें केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। एक बहुत ही निर्दयी रणनीति अपनाई गई। स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस ने मिलकर काम किया। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, मोबाइल फोन एक्टिविटीज, साइंटिफिक लॉग एनालिसिस सॉफ्टवेयर टीम्स को दिए गए। सोशल मीडिया एनालिसिस से बहुत सारे छुपे हुए नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाले लोगों को पकड़ा गया। इन सारी चीजों के साथ 5072 करोड़ रुपए खर्च करके 45 पुलिस स्टेशन और 336 सीआरपीएफ कैंप बनाए गए। 76 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए सीआरपीएफ के लिए। 2004 से 14 के मुकाबले सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ में 73% कमी हुई। नागरिकों की हत्या में 74% की कमी हुई। 2024-25 में 560 नक्सल मारे गए, 1770 अरेस्ट किए गए, 2106 ने आत्मसमर्पण किया। 2014 में 126 नक्सल जिले थे, जो आज केवल 18 हैं। सबसे ज्यादा गतिविधियों वाले 36 जिले थे, जो अब सिर्फ 6 हैं। नक्सलवाद ने देश की सरकार की योजनाओं को नक्सल कब्जे के क्षेत्रों में कभी पहुंचने ही नहीं दिया। पर अब 12,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं, 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, 1,060 बैंक ब्रांचेस खोली गई हैं, 937 एटीएम्स खोले गए हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस खोले गए हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा 350 स्कूल, 386 स्वास्थ्य केंद्र और 1500 पक्के आवासों की अनुमति भी दे दी गई है छत्तीसगढ़ के वनवासियों के लिए। इन सारी बातों से ये तो तय है कि गृह मंत्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक 100% हथियारबंद नक्सलवाद को तो खत्म कर ही देंगे, लेकिन इस एंटी इंडियन विचारधारा को कैसे खत्म किया जाए, ये आपको और मुझे तय करना है।